साथियों, लोन डिफ़ॉल्ट के मैटर में जो आज का हमारा सेशन है वो है कि मॉर्गेज लोन के मैटर में भी लोन सेटलमेंट होता है। जी हाँ, आपने अक्सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आज तक ये सुना था कि यदि आपकी संपत्ति जो है वह मॉर्गेज है, आपका जो प्लॉट है, आपका जो मकान है, आपने उसको मॉर्गेज रखकर यदि कोई लोन लिया है तो ऐसी स्थिति में आपका जो लोन है वह सेटलमेंट नहीं होता है। लेकिन आज हम कुछ उलट बात कर रहे हैं कि आखिर किन मजबूरियों के अंदर एनबीएफसी कंपनी या फिर किन बैंकों को लोन का सेटलमेंट करना पड़ता है। वीडियो बहुत ही टेक्निकल है, जिसे टेक्निकल तरीके से समझने की कोशिश करने के लिए आपको एक एक शब्द ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब मैं एक बात कहूँगा कि आज की तारीख में जो भी आप मॉर्गेज लोन लेते हैं, चाहे वो मॉर्गेज लोन आप प्लॉट पे ले रहे हैं, मकान पर ले रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रीज पर ले रहे हैं या फिर कार पर ही क्यों नहीं ले रहे हैं, आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो दो चीज़ देखी जाती है कि या तो लोग नेशनलाइज बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर एनबीएफसी बैंक के अंदर करते हैं। अब नेशनलाइज बैंक में यदि आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने ये देखा होगा कि नेशनलाइज बैंक जब लोन देता है तो उससे पहले अपनी पूरी लीगल प्रोसेस को फॉलो करता है। अब उसी लीगल प्रोसेस के अंदर एक चीज आती है वैल्यूएशन की, यानी कि जिस प्रॉपर्टी पर आपको लोन दिया जा रहा है उस प्रॉपर्टी पर जो उनके वैल्यूअर होते हैं वह उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालते हैं। और वो वैल्यू तीन प्रकार से निकाली जा सकती है। एक होता है मार्केट रेट, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज रख रहे हैं उसकी रेट क्या है, उस पे कंस्ट्रक्शन जो किया हुआ है उसकी रेट क्या है, और एक मार्केट प्राइस निकाली जाती है कि यदि इस प्रॉपर्टी को आज की तारीख में मार्केट में बेचा जाता है तो इसकी कीमत क्या होगी। एक कीमत होती है जो सबसे कम होती है, वो कीमत ये होती है कि इस प्रॉपर्टी की सरकारी दर यानी कि डीएलसी रेट क्या है, और कंस्ट्रक्शन को भी उसी हिसाब से काउंट किया जाता है। और इन दोनों के बीच की जो एक दर होती है वो होती है रिलायबल वैल्यू, यानी कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है, जिसकी सरकारी दर जो डीएलसी वैल्यू है वह अगर 25 लाख है, तो रिलायबल वैल्यू 35 लाख 40 लाख के आसपास हो सकती है। और यहाँ पर जो एनबीएफसी लोन देती है वह लोन देने से पहले क्या देखती है, वह देखती है कि यदि आप इस लोन को नहीं भर पाए तो ऐसी स्थिति में बैंक का पैसा नहीं डूबे, आपकी इनकम कितनी है, उस इनकम का कितना प्रतिशत आप ईएमआई के रूप में चुका सकते हैं, पहले से आपके कितने लोन चल रहे हैं और उन लोन की कितनी ईएमआई जा रही है, उसके हिसाब से उनके द्वारा लोन सैंक्शन किया जाता है। भले आप उस पर 50 लाख का लोन मांग लीजिए, लेकिन उनके द्वारा जो डीएलसी वैल्यू है उसको और आपकी इनकम को देखते हुए लोन डिसाइड किया जाता है। यानी कि एनबीएफसी कंपनी द्वारा जो भी लोन अमाउंट दिया जाता है वह इस तरीके से दिया जाता है कि यदि आप कभी लोन डिफॉल्ट कर दे और आप लोन नहीं भरे तो ऐसी स्थिति में आपके प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके वो अपने पेमेंट की रिकवरी कर सकते हैं। और यही कारण है कि होम लोन के अंदर मैक्सिमम उनके द्वारा जो लोनी है उसका गारंटर नहीं मंगवाया जाता है और गारंटर के कोई दस्तावेज लगभग नहीं लिए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर यदि आपके प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 50 लाख भी है तो उनके द्वारा आपको 50 लाख का लोन नहीं दिया जाता है, उनका लोन आपको कम से कम दिया जाता है ताकि उन बैंक को कभी कोई लॉस ना हो। अब यदि इससे उलट हम चलते हैं एनबीएफसी में मैं खुद भी ये कहूँगा कि मैं कुछ कंपनियों के एनबीएफसी कंपनी का पैनल लॉ रहा हुआ हूँ और इस बात को भली भांति जानता हूँ कि एनबीएफसी को लगभग इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके आईटीआर क्या है, आपकी इनकम क्या है। वो आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू देखती है और ये देखती है कि आपको कितना लोन चाहिए। वह नियमों को, कानूनों को ताक पे रखते हुए यह बिल्कुल भी विचार नहीं करती है कि आप पहले से कितने लोन में डूबे हुए हैं, कितनी ईएमआई आपके ऊपर चल रही है, क्या आप उस लोन की ईएमआई को पे कर पाएंगे। वह आपको लोन दे देते हैं और वह यहाँ तक देखिए कि जो मार्केट वैल्यू है ना उससे भी ज्यादा का लोन दे देते हैं। अब आपको यहाँ ये समझना जरूरी है
कि जब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है और उस 50 लाख पर वो आपको 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए तक का लोन दे चुके हैं, वही जो नेशनलाइज बैंक है वो आपको लोन कितना दे रही है, उसी प्रॉपर्टी पर 25 लाख रुपए। अब ऑलरेडी एनबीएफसी कंपनियां जब आपको लोन देती है तो लोन के इंश्योरेंस के रूप में आपसे इंश्योरेंस करवाती है, और उस इंश्योरेंस का बेनिफिट भी एक एजेंट कोड के रूप में एनबीएफसी कंपनी को मिलता है। यानी कि वह प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी करवाएगी, वह आपका इंश्योरेंस भी करवाएगी, वह प्रोसेसिंग चार्जेस भी लेगी, और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वह भी नेशनलाइज बैंक से ज़्यादा ही होता है। अब ऐसी स्थिति में यदि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है और उन्होंने आपको 80 लाख का लोन दे दिया है, आपने साल, 1.5 साल, 2 साल लोन पे कर दिया और आपको उसी लोन को रीपे करने में दिक्कत आ रही है, और तो वो आपको टॉप अप ऑफर भी देते हैं और आप टॉप अप लोन भी ले लेते हैं। आपने देखा होगा मैक्सिमम कार्स के मैटर में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अभी मैं जिस कार में बैठा हूं, इस कार पर मेरा कोई लोन चल रहा है। अब उस लोन को मैं टाइमली रीपे कर रहा हूं तो मुझे उस कार पे ऑलरेडी ये टॉप अप लोन का ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि कई लोग ये विचार नहीं करते हैं कि टॉप अप लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती है। तो इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए लोग जो है वह टॉप अप लोन ले लेते हैं। आपने ये देखा होगा कि आपकी कोई गाड़ी जिस पे 10 लाख रुपए का लोन चल रहा है, आपने केवल साल, 2 साल, 3 साल उस लोन को पे कर दिया, कंपनी ने आपको 10 लाख का और लोन दे दिया। अब आपकी जो प्रॉपर्टी में जो आपकी मॉर्गेज है उसकी वैल्यू क्या रही, उसकी वैल्यू तो बहुत कम रही, यानी कि जो लोन दिया है ना उसके आधी से भी कम स्थिति में। अब ऐसी स्थिति में जब आपके नाम पर कोई दूसरी चल अचल संपत्ति नहीं है और केवल वही संपत्ति है जिस पर कि आपको लोन दिया गया है, अब ऐसी स्थिति में यदि आप डिफॉल्ट कर जाते हैं और बैंक को ये लगता है कि अब आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके भी उनको वो राशि प्राप्त नहीं होगी जो कि उन्होंने लोन दिया हुआ है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की थी, बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया, 40 लाख में सेल कर दिया। अब बचे मान लीजिए आपके लोन के 30 लाख रुपए। अब उस 30 लाख रुपए के लोन को रिकवर करने के लिए बैंक के पास कोई दूसरा कारगर हथियार नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस मैटर में भी आर्बिट्रेशन का मामला उनके पक्ष में जाए, क्योंकि आर्बिट्रेटर तो कंपनी के होते हैं, उनको ऑर्डर करने में कोई जोर नहीं आता है। अपना शुल्क लिया और आर्बिट्रेशन अवार्ड पास किया, लेकिन एग्जीक्यूशन कहाँ होगा? एग्जीक्यूशन होगा आपके स्थानीय सिविल कोर्ट के अंदर, जो कि खारिज हो सकता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर सेक्शन 25 का मुकदमा करना कोई सेंस नहीं है। 1 EMI है, व्यक्ति गया 1 EMI जमा कराई, कोर्ट में केस डिस्पोजल। 138 NI एक्ट का एक अलग डिफेंस है, यदि पार्टी अपना डिफेंस पहले कर देती है तो 138 NI एक्ट का प्रकरण भी नहीं चल पाता। अब व्यक्ति के पास दूसरी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है कि उससे राशि की रिकवरी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब बैंक को लगता है कि भले ही हमने मॉर्गेज लोन दे दिया है, लेकिन अब इस मॉर्गेज लोन की रिकवरी करना हमारे बस में नहीं है और ये हमारे बूते में भी नहीं है कि हम इस राशि को जो हमारी लोन दी हुई है उसको प्रॉपर्टी ऑक्शन करके भी हम ले पाए। ऐसी स्थिति के अंदर आपने एक बात देखा होगा, आजकल कई एनबीएफसी कंपनी ने गांव के मासूम भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाया है। पंचायत में जाके बापी पट्टे जारी करा के फॉर्मेलिटी करके लोन में उलझा दिया है। एक जमाना हुआ करता था कि घर से बड़ा आंगन हुआ करता था और लोग खुश थे उसमें, लेकिन आज उन्हीं केलूपोश मकानों पर पट्टियां पड़कर या छत पड़कर आज उनको लाखों रुपए का कर्जदार बना दिया है इन एनबीएफसी कंपनियों ने। और उनका मकसद एक ही होता है। मकसद क्या होता है कि गांव के लोग अपनी रेपुटेशन से डरते हैं, 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, इस चीज से डरते हैं और उसी डर से डर के वह अपनी खेती बाड़ी बेचकर
वह उस लोन का चुकारा करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो आदमी इस चीज़ की परवाह नहीं करे कि भाई तुमको नोटिस चिपकाना चिपका दो, तुमको पोजीशन लेना है ले लो, अरे भाई मेरे 60 लाख का लोन दिया है, तुम मेरे 10 लाख के मकान का पोजीशन लेके अगर अपने आप को खुश करना चाहते हो कर लो, दूसरी कोई प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, क्या कर लोगे, कैसे वसूल कर लोगे। तो दूसरी बात ये होती है कि जो शहर की प्रॉपर्टियां नहीं होती है, गांवों की प्रॉपर्टियां होती है ना, उन प्रॉपर्टी पर ऑक्शन कर देने के बाद भी, या फिर ये कहूँ कि प्रॉपर्टी को कुर्क करने के बाद भी, प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लेने के बाद भी इनको कोई खरीदार नहीं मिलते। अब कौन बेवकूफ़ खरीदेगा गांव की प्रॉपर्टी, और गांव की प्रॉपर्टी 10 लाख की जो प्रॉपर्टी है उस पर बैंक ने 30 लाख का 40 लाख का लोन दिया हुआ है। अब 30 लाख 40 लाख का लोन दिया गया है तो 30 लाख 40 लाख में कौन खरीदेगा। अब कोई 10-12 लाख में उसको खरीद भी ले तो बैंक को उसका क्या लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जहां आपका पैसा बैंक को लगता है कि डूब रहा है, वहां मॉर्गेज प्रॉपर्टी भी होगी ना, तो एनबीएफसी कंपनियों को मजबूरी के अंदर राजीनामा करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में साथियों एक ही बात कहूंगा, कोई भी लोन सेटलमेंट करो ना, कोई भी लोन सेटलमेंट करो तो बिना लोन सेटलमेंट लेटर लिए और बिना उसके टर्म एंड कंडीशन को देखे बिना कभी भी आप कोई अमाउंट आप जमा नहीं कराए। क्योंकि सेटलमेंट के नाम पे अगर उन्होंने कह दिया कि आपके 40 लाख का लोन है, हम आपका 25 लाख में सेटलमेंट कर रहे हैं, 25 लाख जमा करवा दीजिए, आपने इधर उधर गहने बेच के, खेती बाड़ी एडजस्ट करके, ब्याज पे ला के, रिश्तेदारों की सहायता से यदि आपने राशि ला के जमा करवा भी दी ना, तो यकीन मानना साथियों कि अगर आपने लोन सेटलमेंट लेटर नहीं लिया है तो वह आपकी मूल राशि में जमा हो जाएगा। आपने टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो मूल राशि ब्याज और पेनल्टी में जमा हो जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। साथियों, ऐसे ही कई जानकारी लोन रिलेटेड वीडियो हमारे YouTube चैनल और Facebook पोस्ट पर हमने शेयर कर रखे हैं। हम एक निवेदन करते हैं कि यदि आप किसी भी मैटर में यदि हमसे बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल पर जाइए, सारे वीडियो हैं जिसमें डिटेल जानकारी दी गई है, आपको कॉल करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बावजूद भी यदि आप कॉल करना चाहते हो तो आप कॉल बुक लिखकर टेक्स्ट मैसेज करें, आपका कॉल बुक होगा तभी फ़ोन आएगा। बिना कॉल बुक किए कृपया बार बार फ़ोन करने का प्रयास न करें और एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। और आपका कोई साथी यदि लोन के दलदल में फंस चुका है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए न सही उनके लिए यह वीडियो एक संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। तो बने रहे इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।